नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 38 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास में जो प्रश्न है वो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता भी दिया था कि आप लोग के रिक्वेस्ट पे कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हम लोग किस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड प्रश्न आज के मॉक टेस्ट में आपको मिलेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पहले ये जो मॉक टेस्ट सीरीज थी वो 8 बजे होती थी, अब 6 बजे हो रही है। तो आप लोग चेक कर लिया करिए 6 बजे क्लासेस है कि नहीं। अब चलो यहाँ पर हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया है और ये प्रश्न 2011 में प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सबसे पहला गुप्ता रूलर कौन था जिसने की इशू किए थे कॉइन। ये सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त का नाम दिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपका जो उत्तर सही है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से विवाह किया था। ठीक है, और इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे। उस गोल्ड कॉइन में इन्होंने अपनी और चंद्र कुमार देवी की, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी और कुमार देवी की पिक्चर छपवाई थी। ऐसे करके आपको ध्यान रहेगा। ये देखिए, ये जो कॉइन है यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एक गोल्ड कॉइन था जिसमें एक तरफ आपको चंद्रगुप्त दिखेंगे और दूसरी तरफ इनकी रानी कुमार देवी जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी। ये चीज क्लियर है। चलो यहाँ पर क्लास देखो, 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। जब भी हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड में जो पहला रूलर था वो कौन था, श्रीगुप्त थे। ठीक है, श्रीगुप्त और घटोत्कच इनके पुत्र थे। इन दोनों लोग ने जो उपाधि धारण की थी महाराजा की, याद रखिएगा। श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो उपाधि थी महाराजा की, मतलब किंग की इंग्लिश में अगर हम बोले। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने जो उपाधि धारण की थी वो थी महाराजा धीराज, मतलब किंग ऑफ किंग। ठीक है, बहुत से राजाओं का राजा अपने आप को कहा था किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से विवाह किया था और गोल्ड कॉइन भी इश्यू किया था जिसमें चंद्रगुप्त और अपनी रानी कुमार देवी के साथ दिखाए गए हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर देखिए यहां पर आप कि हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं। समुद्रगुप्त से रिलेटेड जो परीक्षा में प्रश्न बनता है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। जैसे पूछा जाता है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, तो आप बताते हैं समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। अभी हम प्रश्न देख लेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त ने अगर हम देखें तो इनका दक्षिण में भी अभियान चला था समुद्रगुप्त का। ठीक है, इन्होंने दक्षिण के राजाओं पर भी, प्रांतों पर भी आक्रमण किया था। लेकिन एक विशेषता थी, इन्होंने उन राजाओं को हराकर, ठीक है, उनको अपने अधीन कर उसके बाद उन राजाओं को उनका राज्य सौंप कर ये वापस चले आए थे। ये याद रखिएगा। इनका जो मिशन था साउथ की तरफ का, समुद्रगुप्त का, उसमें इन्होंने साउथ के जो डायनेस्टी थी उन पर आक्रमण तो किया था लेकिन राजाओं को हराकर अपने अधीन कर फिर उन्हीं राजाओं को उनका राज्य वापस करके ये वापस चले आते थे। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है जिसको कि किसने लिखा है, हरिशेन ने लिखा है। कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। तो यहां पर अगर कभी परीक्षा में इस तरीके से मैप में थोड़ा मैं आपको बता दूं ताकि ज्यादा समय तक याद रहता है। ये देखो, ये अयोध्या, साकेत, विदिशा, पाटलिपुत्र, ठीक है, वाला रीजन है। यहां पर अगर हम देखें, ये जो रीजन था ये कोर एरिया था जहां पर गुप्ता एम्पायर आपका था। लेकिन अगर हम देखेंगे गुप्ता एम्पायर जो आपका स्प्रेड है वो साउथ में भी स्प्रेड है। अभी समुद्रगुप्त के अभियान आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो समुद्रगुप्त साउथ की तरफ भी गए थे, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक एक चीज को समझाते हुए चलूंगी तो समझ में आएगा। यहां पर देखो क्या दिया गया है। ये प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था।
टिक लगा लो जल्दी से, समुद्रगुप्त को। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, कौन है? परम भागवत की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई है? तो वो भी समुद्रगुप्त द्वारा। प्रथम वीर, पृथ्वी का प्रथम वीर की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई है? वो भी समुद्रगुप्त द्वारा धारण की गई है। एक चीज याद रखना क्लास, आपकी परीक्षा में उपाधि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस रूलर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो एक जगह नोट करते हुए चलो, जब हम बात करते हैं श्रीगुप्त की, घटोत्कच की, तो उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, तो उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? परम भागवत कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर याद रखिएगा उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, और उन्हें पृथ्वी का प्रथम वीर भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ये सारी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब ये प्रयाग प्रशस्ति देख लो, इलाहाबाद पिलर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में गुप्ता पीरियड को आप समझाइए, तो आपको पता होना चाहिए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, इलाहाबाद पिलर के बारे में। ये इलाहाबाद पिलर देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मैं बता देती हूँ, फिर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को आपको 2-3 पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखो, यहाँ पर दक्षिणापथ के 12 राज्यों तक उनके राज्यों के नाम मिलते हैं किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। मैंने आपको बताया ना, प्रयाग प्रशस्ति से हमें यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त का जो अभियान था वो दक्षिण की तरफ भी था। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखिएगा 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम हमें कहां से मिलते हैं, इसके एविडेंसेस हमको कहां से मिलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति से मिलते हैं। ठीक है, फिर देखो प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा कौन था? महेंद्र। एक बार परीक्षा में यही प्रश्न पूछा गया था कि कौशल का राजा कौन था, तो उसका उत्तर क्या था? महेंद्र, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया है। याद रखिएगा, हो सकता है आने वाली परीक्षा में रिपीट हो जाए कि कौशल का राजा कौन था, या 4-5 दक्षिण के राजाओं के नाम दे दिए जाए और प्रांतों के नाम दे दिया जाए और आपसे कहा जाए उसे सुमेलित करिए, तो फिर ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये कहां से पूछ लिया गया, हमने तो बस यही पढ़ा था समुद्रगुप्त हैं, श्रीगुप्त हैं, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त हैं, ठीक है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ये दक्षिण के राजा और कहां से उनके राज्यों के नाम आ गए। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, कि कौशल के राजा कौन थे, तो महेंद्र थे। तो अब आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप देखिए जो दक्षिणापथ के 12 राज्य हैं और उनके राजाओं के नाम जो प्रयाग प्रशस्ति में मिलते हैं उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए। डिफिकल्ट है याद करना, मुझे पता है, आज याद कर लोगे 20 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन जहां पर पढ़ते हो वहां पर स्टिक कर लो कि 10 दिन बाद फिर मैं एक बार इसको देख लूंगा, 20 दिन बाद फिर मैं इसको देख लूंगा, और एग्जाम में जब आपके सामने ऑप्शंस दिए रहेंगे तो आपको याद आएगा। क्लास बार बार रिवीजन करने की इसीलिए जरूरत पड़ती है। जो भी टॉपिक भूलते हो उसको एक जगह नोट करके एक कुछ चार्ट लगा लो या कुछ भी लगा लो, अगर बेड टेबल पे पढ़ते हो तो उस पर लगा लो और लिखते रहा करो। जब आपकी नजरों से वो 5-6 बार गुजरेगा ना तो याद हो जाता है, मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कौशल का राजा कौन था, महेंद्र था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, ग्रहण मोक्षानुग्रह, क्या लिखा है, ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति क्या है, समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति क्या है। तो मैंने आपको बताया ये साउथ के जो राजा थे, ठीक है, राज्यों पर ये आक्रमण करते थे, ठीक है, उन्हें ग्रहण करते थे, फिर ग्रहण करने के बाद उनको मोक्ष कर दे, उनको छोड़ देते थे, कहते थे आप राज्य करिए लेकिन आप हमारे अधीन हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यही है ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। चल फिर देखो, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये आपको पता है। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, अगर हम देखें इसको लिखा किसने, रचना किसने की है, तो हरिशेन ने की है, ये भी याद रखिएगा। 1-2 प्रश्न ये पूछता है कि कनिंगम ने कहा था, कनिंगम के अनुसार कौशंबी से, ठीक है, कौशंबी से अकबर ने इसे इलाहाबाद लेकर आए थे प्रयागराज में। हो सकता है परीक्षा में पूछे कि जो प्रयाग प्रशस्ति को कौशंबी से इलाहाबाद प्रयागराज
कौन लेकर आया था? तो अकबर लेकर आए थे, ठीक है। लेकिन इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है अशोक से रिलेटेड भी और जहांगीर से रिलेटेड भी, ये याद रखिएगा। चलो अभी नहीं भूलोगे, जब पिक्चर के फॉर्म में देखोगे ना तो नहीं भूलोगे। अभी इसको बताती हूँ, ये देखो, ये आपका इलाहाबाद पिलर है। इलाहाबाद पिलर के अगर इस पोर्शन को देखोगे आप, ठीक है, यहां पर एडिक्ट 1 to 6 देखोगे तो वो आपका अशोक से रिलेटेड है। यहां पर हमें अशोक के समय से रिलेटेड जानकारी मिलती है। लंबा है इलाहाबाद पिलर, तो इलाहाबाद पिलर में आपको एक एक सेगमेंट दिखेगा। एक सेगमेंट में आपको अशोक के समय की जानकारी मिलती है, ठीक है। एक सेगमेंट में आपको जहांगीर द्वारा लिखवाया गया वो मिलता है, साक्ष्य मिलता है। तो देखो यहां पर अशोक से रिलेटेड। फिर आगे बढ़ो, अगर आप यहां पर देखो, समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन भी यहां पर लिखा हुआ है। ये आपको पिलर दिख रहा है, देखो यहां पर समुद्रगुप्त से रिलेटेड कुछ चीजें लिखी गई हैं, इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, ठीक है। यहां पर आपको अशोक से रिलेटेड दिखेगा। ये एक एक सेगमेंट में लिखी हुई जानकारी हमको मिलती है। ये पूरा इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना, तो जिसने भी इसे डिसिफर किया होगा, पढ़ा होगा, उसने ये पाया कि इतना इंस्क्रिप्शन अशोक के समय का है, इतना इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त के समय का है, ठीक है। और फिर जहांगीर से रिलेटेड भी जानकारी हमें मिलती है। यहां पर देखो, जहांगीर इंस्क्रिप्शन ऑन द इलाहाबाद पिलर ऑफ अशोक, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब भी प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन इलाहाबाद पिलर को कौशाम्बी से इलाहाबाद लेकर आया, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा पिलर है जिस पिलर में अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग समय के इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। कहीं पर अशोक के समय का, कहीं पर समुद्रगुप्त के और कहीं पर जहांगीर द्वारा लिखा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, इतनी चीजें क्लियर नहीं भूलोगे। जब पढ़ोगे कोई भी चीज इंटरेस्ट के साथ, मजे के साथ, तो वो चीज कभी भी नहीं भूलती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? बर्डन के साथ पढ़ते हो, अरे याद कैसे रहेगा, याद कैसे रहेगा, याद सब रहेगा, याद सब रहेगा। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा है, ठीक है, और उसको समझ में आ रहा है, और आपको किसी स्पेसिफिक टाइम में, हिस्ट्री में, स्पेसिफिक रूलर के समय में दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको गारंटी देती हूं कि मैं एक लेक्चर में उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करवा दूंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सब आपको याद हो जाएगा। लेकिन नाम तो आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर देख लो, जल्दी से तुरंत देखते हैं। समुद्रगुप्त के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रयाग प्रशस्ति है। याद रहेगा, प्रशस्ति शब्द से क्या अभिप्राय है? राजा की स्तुति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन द्वारा। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस शैली में की गई थी? चंपू शैली में लिखा है। इसमें गद और पद दोनों मौजूद है, याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में, ठीक है। मध्यकाल में किस शासक ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखा था? तो अकबर ने रखा था। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ऐसे ही सब पढ़ते चलते हो, लेकिन कभी सोचते नहीं हो कि एक बार देख ले कि इलाहाबाद पिलर किस तरीके का दिखता है। तब समझ में आएगा कि इलाहाबाद पिलर इस तरीके का दिखता है, जिसे कि हम अशोका पिलर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अशोक से रिलेटेड इंस्क्रिप्शन भी क्या है? गड़े हुए हैं। यहां पर देखो, लिखे हुए हैं बोलना चाहिए, ठीक है, इंस्क्रिप्टेड हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर अगर आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त के समय के भी चीजें लिखी हुई है। उसको किसने लिखा था? समुद्रगुप्त के समय की बातों को किसने लिखा था? चंपू शैली में, संस्कृत उसमें हरिसेन द्वारा लिखा गया है। और यहीं से हमें जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर भी अपने अभियान को लेकर ये गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, ये देखो जहांगीर के समय की चीजें उसमें इंस्क्रिप्टेड है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न पढ़ते पढ़ते हम पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। देखो, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया प्रश्न है। सेम इसी तरीके का प्रश्न पूछा गया था कि कौशल का नरेश कौन था, जो मैंने आपको महेंद्र बताया। तो अब बताओ, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि एक बार पढ़ लो कि समुद्रगुप्त के जो दक्षिण अभियान थे, यहां ध्यान देना, जो दक्षिण भारतीय राज थे वो कौन कौन से थे, जिनके बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। कुछ को पढ़ लो, कुछ को खुद पढ़ना,
यहां पर ध्यान दो, कुछ होमवर्क भी है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कौशल राज्य कौन थे? महेंद्र थे, ठीक है। दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ वाला रीजन हो गया आपका, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद कौरल राज की अगर हम बात करेंगे तो मट राज, ठीक है। फिर कोटूर राज स्वामी दत्त, फिर काची राज विष्णुगुप्त, देवराष्ट्र कुबेर, वेंगी राज हस्त वर्मन, ठीक है, अहस्ति वर्मन। तो यहां पर देख लीजिए, अगर हम वेगी राज को देखेंगे तो ये गोदावरी व कृष्णा नदी दोआब के बीच में ये स्प्रेड थी आपकी, ठीक है। देव राष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला रीजन हो गया। कांची राज की बात करेंगे तो तमिलनाडु वाला रीजन हो गया। कोट्टूर राज की बात करेंगे तो उड़ीसा वाला रीजन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। देखो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं मान के चल रही हूं कि आज मैं आपको ये पढ़ा दूंगी और आपको कभी भी नहीं याद होगा, अगर आज आप ऐश्वर्या मैम के भरोसे बस पढ़ रहे हो। ये चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी बार बार, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट कि मुझे सब कुछ याद रहता है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये याद है, ठीक है, तो अगर आप मुझसे 20-30 दिन बाद पूछेंगे तो हो सकता है मैं को याद नहीं आ रहा है कि कौशल का राजा कौन था। चलो महेंद्र तो आसान नाम है, याद रहता है, ठीक है, लेकिन अगर दूसरे किसी राज्य के बारे में पूछ लेंगे तो हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊं। लेकिन इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि कुछ एक ऐसी नोट्स बनाइए जिसमें जो सबसे डिफिकल्ट पॉइंट्स होते हैं खाली आप उसको लिखिए, और आप उस नोट्स को रात में बस सोते समय एक बार पन्ना पलट लीजिए, दिमाग में आपके घुस जाएगी चीजें। और एक और बेहतरीन तरीका आपको बताओ क्लास, देखो आप कर सकते हो ऐसा अगर आपका मन करे तो। जैसे कांची राज दिया गया है, ठीक है, और ये विष्णुगुप्त दिया गया है, ठीक है। आपको लगता है आपको नहीं याद रहेगा तो आप इसी कांची राज विष्णुगुप्त के सामने ऐसे कांच बना लो, ठीक है, मिरर बना लो, और मिरर के सामने ऐसे विष्णु जी को बना लो बस, ठीक है, ऐसे विष्णु जी को बना लो। यहां पर ऐसे इमेजिन कर लो कि कांच के सामने विष्णु जी खड़े हैं और अपने आप को देख रहे हैं। तो अब आपको अगर 20 दिन बाद भी कहीं दिखेगा कांची और विष्णुगुप्त तो आपको तुरंत क्लिक करेगा, अरे मैंने फोटो के फॉर्म में याद किया था कि कांच है और विष्णु जी खड़े हैं, विष्णु जी कांच में अपने आप को देख रहे हैं, कांची मतलब विष्णु, तो आप टिक लगा के आओगे, ठीक है। तो एक छोटा सा कोई भी घटिया सी ड्राइंग बनाकर चित्र बना लो, याद रहेगा ज्यादा समय तक, बहुत अच्छा ये काम करता है। अगर पढ़ने का बस जुनून होना चाहिए, मैं एक चीज जानती हूँ, जिसको पढ़ने का जुनून नहीं है और वो कहता है कि मैं एग्जाम में अपीयर होऊंगा, अरे क्या करोगे, फेल होने के लिए अपीयर होगे, ठीक है। पढ़ो, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे कांच बना लो, विष्णु बना लो, आपको याद रहेगा कांची का विष्णुगुप्त, ठीक है। कौशल का तो आपको याद रहेगा महेंद्र, ठीक है। अब इस तरीके से याद कर लो, जो महेंद्र सिंह धोनी है वो बहुत ही कौशल क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है, कुशल को कौशल करके, कुशल करके, तो महेंद्र कुशल प्लेयर है, लिख लो, यहीं पर लिख लो। महेंद्र जो है, महेंद्र सिंह धोनी, वो एक कुशल प्लेयर है, तुमको याद रहेगा कौशल महेंद्र, ठीक है। कौरल तो मट राज, तो कौरल कुछ कौरल करके याद कर लो, ठीक है, कौरल कुछ भी याद कर लो, कौरल करके, मट राज। अब क्लास कुछ अच्छे ट्रिक आप लोग भी सोच लेना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। असल में बात ये भी है ना कि हर ट्रिक को क्लास में बोला भी नहीं जा सकता है, बात ये भी। अब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं बोल दूं, ठीक है, फिर आप लोग उस पर रुष्ट हो जाओ कि मैम आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो वो भी दिक्कत है। तो ये आप पर है कि आप किसी भी तरीके से ट्रिक बनाकर इसको याद कर लो। अगर परीक्षा में पूछे तो ये एक डिफिकल्ट प्रश्नों में से एक होगा और आप में से कई स्टूडेंट इसका आंसर करके नहीं आएंगे, लेकिन आप इसका आंसर लगा कर आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ जाओ। यहां पर देखो कुस्थलपुर दिया गया है धनंजय, ठीक है, महाकंतार व्याघ्रराजा, पालक राज उग्रसेन। तो क्लास इसको टिक लगा लो, इसको नोट कर लो एक जगह, क्योंकि यहां से परीक्षा में प्रश्न बना है। एक बार खाली एक राजा का नाम पूछा गया था, दूसरी बार क्या किया, 4 राजाओं के नाम दे दिए और उनके राज्यों के नाम दे दिए और आपसे कहा सुमिलित करो 2018 में। तो ऐसी दिक्कत आपको ना हो तो आप इसको टिक लगा लो। पालक उग्रसेन, ठीक है, जब भी मम्मी पालक खाने को कहती है तो मैं उग्र हो जाती हूं कि नहीं मुझे पालक नहीं खाना है। पालक उग्र करता है। महेंद्र कुशल है तो कौशल, ठीक है,
याद रहेगा विष्णु की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया विष्णु किसके सामने, कांच के सामने, कांची हो गया। तो इसी तरीके से याद कर लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लो क्लास, यहां पर चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस प्रश्न को देख लो एक बार, क्या दिया गया है। धनंजय की बात की गई है, धनंजय कुस्तलपुर, धनंजय जो है वो कुस्तलपुर के हैं, ए का थर्ड, ठीक है। नीलराज, नीलराज की हम बात करेंगे अवमुक्त, अवमुक्त। उग्रसेन, क्या खा के उग्र होने की बात की थी, जैसे मम्मी पालक कहती हैं कि पालक खाओ उग्र हो जाते हैं, तो उग्रसेन पालक का, ठीक है, याद रखिएगा, पालक से याद रहेगा। विष्णुगोप, मैंने बताया विष्णु किसके सामने खड़े, कांच के सामने खड़े, विष्णुगोप कांची। देखो अगर दो भी इस एग्जाम के समय में आपको याद आ जाता तब भी आप इसका उत्तर सही लगा के आ जाते, सी आपका सही उत्तर है। यही तरीका होता है। 12 नहीं याद है, 5 याद है, 6 याद है, सुमेलित करने को देगा, तुरंत आंसर सही टिक लगा के आओगे। अब याद आप किसी भी तरीके से करो, गाने के फॉर्म में करो, ठीक है, या फिर पिक्चर के फॉर्म में करो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन खुश रहो, पढ़ाई करो, और जो भी डिफिकल्ट टॉपिक है ऐश्वर्या मैम को बताओ, आने वाली क्लासेस में मैम उसको कवर करवा देंगी। तो ये चीज हो गई। अब देखो, दिल्ली की कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, मेहरौली स्तंभ बोला जाता है। मेहरौली स्तंभ किससे रिलेटेड है बताइए, मेहरौली इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है पूछा जाए अगर आपसे तो आप क्या बताएंगे, मेहरौली इंस्क्रिप्शन जो है वो चंद्रगुप्त से रिलेटेड है। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखो, ये है मेहरौली स्तंभ, दिख रहा है आपको, बताइए। मेहरौली में आपको कुतुब मीनार दिखता है, आप में से कई स्टूडेंट देख के भी आए होंगे, मैंने तो बाहर से देखा था, अंदर नहीं जा पाई थी मैं, समय की कमी थी, थोड़ा ट्रैफिक वाला एरिया होता है तो जा नहीं पाई। तो वहां पर ये मेहरौली स्तंभ है जो किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त से रिलेटेड है। तो मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। अच्छा देखो, मैं चंद्रगुप्त कह रही हूं, अभी मैंने आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताया, तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, हम चंद्रगुप्त द्वितीय पे आ गए हैं। अब यहां पर ये देखो, राजाओं की लिस्ट भी मैं आपके लिए लेकर आई थी कि आपको दिक्कत ना हो। यहां पर सबसे पहले श्रीगुप्त हैं, फिर घटोत्कच है, फिर चंद्रगुप्त है प्रथम, जिन्होंने कुमार देवी लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त है, ठीक है, समुद्रगुप्त के बेटे जो थे वो रामगुप्त थे, जो कि बहुत ही डरपोक राजा माने जाते हैं, जो कि जब शकों ने इन पर आक्रमण किया तो इन्होंने अपनी पत्नी को ही उनको दे दिया, ठीक है। फिर अपने भाई रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय ने मारा और पूरा जो साम्राज्य था उस पर खुद अपनी गद्दी पर बैठ गए, ये याद रखिएगा। तो अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय पे पहुंच गए हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न जो बनता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और फिर यहां पर याद रखिएगा लास्ट रूलर आपको विष्णुगुप्त दिख रहा है। इस तरीके से प्रश्न बनता है। आगे बढ़े, ये चीज क्लियर हो गई, क्लास समझ में आ रहा होगा, पूरा प्रयास कर रही हूं कि समझ में आए। अब यहां पर देखो, मेहरौली स्तंभ लेख किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है, याद रखना। किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी यात्री पायान आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, ठीक है। गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा विशाल कोष कहां पर स्थित था, तो बयाना में, ये याद रखिएगा, ठीक है। गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा विशाल कोष कहां पर स्थित था, बयाना में। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अन्य कौन सी उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहला तो यही प्रश्न बनता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, ठीक है। और मैंने आपको बताया रामगुप्त जब था तो उस समय शकों ने आक्रमण किया था और इन्होंने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक के राजा को सौंपने के लिए तैयार हो गए थे। तब इनके जो भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मारा और अपनी उनकी जो पत्नी थी उनसे विवाह भी किया, ठीक है, अपने भाई की पत्नी से विवाह भी किया और शकों को हराया भी। और उसके बाद कौन सी उपाधि धारण की, शकारी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके पीछे शकारी किसे कहा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है, ये याद रखिएगा। प्राचीन भारत के सिंचाई कर को क्या कहा जाता है, बिदक भागम, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। टैक्सेस से रिलेटेड प्रश्न अभी मैं आपको बता दूंगी, और टैक्सेस भी। तो बिदक भागम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
तोड़माड़ किस जातीय दल का नेता था? हूण जल का। ठीक है। शतरंज का खेल किस देश में अद्भुत हुआ था, मतलब उद्भुत हुआ था? भारत से शतरंज का खेल शुरू हुआ है। आरंभिक भारतीय मंदिरों में कौन सा ईंटों द्वारा निर्मित था? तो भीतरगांव। ये याद रखिएगा, गुप्ता पीरियड की जब भी बात आए, गुप्ता आर्किटेक्चर में आपको भीतरगांव का नाम याद रखना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का था? तो उदिताचार्य। ये याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? जब मेंस में आप लोग पढ़ते हो तो ये महत्वपूर्ण चीजें होती है। अब थोड़ा सा आपको ये प्रश्न हम देख लेते हैं यूपीआरओ एआरओ 2023 का, क्योंकि अभी टैक्सेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रशासनिक विभाजन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम है? आपको बताना है। क्लास थोड़ा टाइम लिया करिए। अगर मैं उत्तर जल्दी बता देती हूं तो आप वीडियो को पॉज करके समय ले लिया करिए और स्क्रीनशॉट जरूर लिया करिए। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, भुक्ति विषय विधि ग्राम, विषय भुक्ति विधि ग्राम, विधि भुक्ति विषय ग्राम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है भुक्ति विषय विधि ग्राम। ये सही प्रशासनिक विभाजन है। ए आपका सही उत्तर है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्र होता था। ठीक है, राष्ट्र का जो आपका सम्राट बैठा हुआ है वहां पर। ठीक है, फिर देश और भुक्ति, तो उपरिक, उपरिक हेड होता था, यहां पर हेड बोला गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विषय विषयपति, विधि, ठीक है, यहां पे आयुलन या विधि महत्तर, ग्राम ग्रामिक, याद रखिएगा। तो अगर आप नीचे से ऊपर चले या ऊपर से नीचे चले तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि कई ग्राम एक साथ मिलकर एक विधि बनाते थे। ठीक है, कई विधि मिलकर विषय का निर्माण करती थी, कई विषय मिलकर देश का निर्माण करते थे, और सारे देशों को जब हम एक जगह रखते थे तो राष्ट्र का निर्माण होता था। ठीक है, यहां पर गुप्त काल का प्रांतीय प्रशासन कुछ इस तरीके का था। याद रखिएगा, ग्राम का जो अध्यक्ष होता था उसको ग्रामिक कहते थे, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। विधि का जो अध्यक्ष होता था उसे आयुलन बोलते थे। ठीक है, विषय का विषयपति, देश या भुक्ति का उपरिक, ये याद रखिएगा। उपरिक और ग्रामिक से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बना है, और ये पूरा प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास एक गलती कभी भी मत करिए। आप में से कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम अब पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो क्या पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि आने वाली परीक्षा में किस तरीके के नए प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहां से प्रशासनिक इकाई से रिलेटेड प्रश्न 2023 में बना है। ठीक है, और ग्रामिक और ये वाला जो है उपारिक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, उपरिक और ग्रामिक से भी रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में बना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से जो आपका प्रशासनिक विभाजन था वो किस तरीके का था गुप्ता पीरियड में, याद रहेगा आप लोगों को। तो ग्राम, विधि, विषय, देश या भुक्ति, या फिर ऊपर आपका राष्ट्र सबसे ऊपर। अब गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ये देखो, यूपी पीएससी, आरआई और आईएएस प्रीलिम्स 1999 का प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहां पर ताम्रलिप्ति से, ठीक है, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। अगला देखते हैं, लीलावती के लेखक कौन थे, पूछा गया है यहां पर। अच्छा, इसको बताने के पहले ना मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगी, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो पॉइंट मैं लिखवाने जा रही हूं उसको नोट डाउन करो, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम, ध्यान दीजिए क्लास, जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं, लिखिए इसको, जब हम समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है? एक प्रयाग, ठीक है, जिसको कि हम इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर आपको एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन याद रखना है। ठीक है, एरन इंस्क्रिप्शन से हमें सबसे पहले एविडेंसेस मिलते हैं सती प्रथा के। ठीक है, पूछा जाता है सती प्रथा का एविडेंस हमें कहां से मिलता है, सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिलता है? तो एरन अभिलेख से, अभी दिखाऊंगी, तो याद रखिएगा एरन इंस्क्रिप्शन और नालंदा कॉपर प्लेट, ये भी याद रखिएगा।
यहां से हमको जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के समय की। ठीक है, याद रहेगा। चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो आपको याद रखना मेहरौली इंस्क्रिप्शन, मेहरौली, ठीक है, आयरन जो इंस्क्रिप्शन है मैंने आपको दिखा दिया, ये याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्कंदगुप्त की जब हम बात करेंगे, अभी मैं आपको स्कंदगुप्त से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बस यहां पर लिख लीजिए जूनागढ़, जूनागढ़ और भितरी पूछा जाता है परीक्षा में। जूनागढ़ भितरी इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? स्कंदगुप्त से। मेहरौली किससे रिलेटेड है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से। एरन स्टोन इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से। नालंदा कॉपर प्लेट किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से। ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये मत कंफ्यूज होइएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी तो कुमारगुप्त के समय में स्टैब्लिश हुई है, तो अभी वो डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सिटी की बात नहीं हुई है, कॉपर प्लेट की बात हुई है। ठीक है, ये याद रखना। चलो, ये चीज हो गई यहां पर। अच्छा, यहां पर लीलावती के लेखक कौन थे? लीलावती के लेखक जो हैं वो आपके कौन है? भास्कराचार्य हैं। ठीक है, भास्कराचार्य हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं, उनके 9 रत्नों की बात की जाती है, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया है। वो कौन 9 रत्न हैं और वो किस फील्ड से रिलेटेड हैं, वो याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। फिर बोलूंगी, जो 9 रत्न हैं, ठीक है, और वो किस चीज से रिलेटेड है, उनकी रचना क्या है, याद कर लेना। ठीक है, जिस तरीके से आपको समुद्रगुप्त का जो दक्षिण अभियान के राजाओं का नाम याद रखना था, उसी तरीके से चंद्रगुप्त के 9 रत्नों का भी नाम याद कर लेना, परीक्षा में रिपीट हो जाता है। सी आपका सही उत्तर है। भारतीय यात्रा में फायांग ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह अस्पताल कहां पर है? यह अस्पताल पाटलिपुत्र में है। ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इन्होंने उल्लेख किया है कि पाटलिपुत्र नगर के धनिकों ने एक बड़ा अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहां देश भर से रोगी इलाज के लिए आते थे। ठीक है, तो अब आप सोचिए, आपसे अगर मेंस की परीक्षा में पूछा जाए गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या गुप्ता पीरियड से रिलेटेड कुछ चीजों की जानकारी दीजिए या एनालाइज करिए कि वो जो गुप्ता पीरियड था वो किस तरीके से, मतलब आप उसका विश्लेषण करिए, तो आप वहां पर लिख सकते हैं ये सारी चीजें ना, कि जो फायांग था जब गुप्त काल में आया, तो उसके एक उल्लेख से ये भी पता चलता है कि पाटलिपुत्र नगर में एक अस्पताल था, ठीक है, जहां देश भर के लोग इलाज के लिए आते थे। तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं मेंस में, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छप्पड़क। सी आपका सही उत्तर है। सबऑर्डिनेट में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे आप, मैंने आपको बताया ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 रत्न हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो 9 रत्न हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड थे वो भी याद कर लीजिएगा, उनकी रचना क्या है ये भी याद कर लीजिएगा। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ये यूपीआरओ एआरओ मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो गुप्ता पीरियड में जो गोल्डन कॉइन्स इशू किए जाते थे उनको दिनार कहा जाता था, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, दिनार कहा जाता था। आगे बढ़े। गुप्त कालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए उसको क्या कहा जाता था? दिनार तो हम गोल्ड कॉइन को कहते थे, सिल्वर कॉइन्स को क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब हम गोल्ड कॉइन की बात करेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? दिनार कहा जाता है। ठीक है, जब सिल्वर कॉइन की बात होगी तो उसे क्या कहा जाता है? उसे रूपक कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का बयाना भरतपुर जिला था, ये याद रखना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि सबसे ज्यादा सिक्कों की अगर हम बात करें, सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति जो था वो स्थल राजस्थान का बयाना था। हो सकता है अगली बार परीक्षा में ये पूछ लें कि बयाना किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? राजस्थान में स्थित है। करेक्ट, डन, लिखते चलो, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। ठीक है, चांदी के सिक्के को हम रूपक कहते थे।
ये मैंने आपको बता दिया, और स्वर्ण के सिक्के को दिनार कहा जाता था। इस प्रश्न को देखिए हम लोग, क्या दिया गया है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 का प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा क्लास, कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि शकों ने आक्रमण रामगुप्त के समय में किया है। रामगुप्त ने शकों के आगे अपनी पत्नी को देने को तैयार थे, ठीक है, लेकिन फिर इनके भाई चंद्रगुप्त ने इनको मारा और अपना राज्य में बैठे और शकों को हराया। मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें। तो देखो उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि शक विजय के, ध्यान दो, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राओं से मिलता है। बिल्कुल सही है। रजत मुद्राएं जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी की गई हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा स्वर्ण मुद्रा सबसे पहली बार किस गुप्त शासक द्वारा जारी किया गया था, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। ये भी याद रखिएगा, जिसमें उन्हें उनकी पत्नी कुमार देवी के साथ, लिच्छवी प्रिंसेस के साथ दिखाया गया है, ठीक है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ये भी सही है, 30 से 33 ग्रेन हुआ करती थी इन मुद्राओं की तौल। तो यहां पर दोनों ही बिल्कुल सही हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 का प्रश्न है। देखो किस तरीके से प्रश्न आपका बन रहा है। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 का प्रश्न, ध्यान देना। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 का प्रश्न 2022 में पूछ लिया गया है कि जब शक को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो उन्होंने सिल्वर के कॉइन इशू किए थे। एमपीपीसीएस ने 2023 में पूछ लिया है शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो आप क्या बताएंगे? सिल्वर। बी आपका सही उत्तर है। इसका जो 30 से 33 ग्रेन हुआ करता था, ये याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, सिल्वर कॉइन्स को हम लोग रूपक कहते थे, ठीक है क्लास। आगे बढ़ते हैं, चलो। दिनार गोल्ड कॉइन को कहा जाता था। चलो ये एक प्रश्न आ गया यहां पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहां पर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। यूपी बीईओ प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है और पत्नियों के नाम पूछ लिए गए हैं। तो बताइए, अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? मैंने आपको बताया ना कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे और इन्होंने शादी की थी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से, ठीक है, जिनकी की फोटो चंद्रगुप्त के साथ इनके गोल्ड कॉइन में मिलती है। और गोल्ड कॉइन को गुप्ता पीरियड में क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। तो यहां पर ए का आपका थर्ड हो गया। बस इतनी जानकारी से आप इस प्रश्न का सही उत्तर लगा के आते। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो इनका विवाह दत्ता देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की हम बात करते हैं तो अनंत देवी से, इनका विवाह कुबेर नागा से हुआ था और कुमार गुप्त का विवाह अनंत देवी से हुआ था। ए आपका सही उत्तर है। बस इतनी सी जानकारी होती है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको गोल्ड कॉइन के बारे में बताया है। आपको ये प्रश्न आप एकदम सही लगा के आते। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। बताओ, चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नागा और कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी। आगे बढ़े। प्रभावती गुप्त शासिका थी गुप्त वंश की, सुंग वंश की, मोखरी वंश की या फिर वकाटक वंश की? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्रभावती गुप्त जो है उनका विवाह वकाटक के राजा रुद्रसेन से कराया गया था। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। प्रभावती गुप्त जो थी वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी ये, ठीक है। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन से कराया था। ये याद रखिएगा, रुद्रसेन से कराया था, ठीक है। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र के अल्प वयस्क होने के कारण प्रभावती गुप्त ने अपने पिता के सहयोग से राज का संचालन कुशलता से किया था। ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न। अच्छा, एक बार मन कर रहा है आपको मैप दिखाऊं ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में ना चीजें बैठे। आप लोग क्या करते हो, हिस्ट्री को बस पढ़ते चलते हो लेकिन एंजॉय नहीं करते हो। ये देखो, यहां पर इसको इरेज करती हूं। ये देखो, ये आपको गुप्त साम्राज्य, अब ऐश्वर्या मैम दिखने लगी,
ऐश्वर्या मैम को नहीं दिख रहा, ये देखिए, ये यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये पूरा बॉर्डर है, ये जो पिंक बॉर्डर है ना, ये पूरा बॉर्डर है, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का, ठीक है। और ये कोर एरिया है जहां पर गुप्त साम्राज्य आपका था। यहाँ पर ये देखो, ये वकाटक दिख रहा है आपको, रामगिरी इधर वकाटक, ठीक है। यहीं के रूलर थे रुद्र सिंह, जिनसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह कराया था। और रुद्र सिंह मतलब जल्दी इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद प्रभावती अपने छोटे पुत्र के साथ उन्होंने पूरे राज्य को संभाला था। ध्यान रहेगा, वकाटक दिखा ना आपको। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हेल्पफुल होगा, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास, क्योंकि आपके अनुसार मैं लेक्चर्स में चेंजेस लाती हूँ। और मुझे लगा कि जब मैं आपको ये लेक्चर्स पढ़ा रही हूँ तो थोड़ी पिक्चर्स देख के पढ़ाऊँ, दिखा के, ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक चीज़ें बैठी रहे ना। जब कॉइन देख रहे हो, जब मेहरौली का इंस्क्रिप्शन देख रहे हो, जब इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति देख रहे हो उसमें ऐसे ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स में इंस्क्रिप्शन है, अशोक से रिलेटेड, ठीक है, जहांगीर से रिलेटेड, समुद्रगुप्त से रिलेटेड, तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और जब इन प्लेसेस को विजिट करोगे तो एक बार ढंग से इनके बारे में पढ़ लेना। चल अब यहाँ देखो, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? अभी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने आपको, एरन अभिलेख से। ये याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और याद कर लो, महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले तो आपको याद रहेगा सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य में एरन से प्राप्त हुआ है। दूसरा याद रखो, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तो हो सकता है अगली बार प्रश्न इस तरीके से पूछ ले, ठीक है, कि गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का अभिलेख मतलब साक्ष्य वहां से मिलता है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, लग रहा है एरन अभिलेख की फोटो में नहीं लगाई, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैंने इसमें डाली है। चलो कोई नहीं, खुद देख लेना मोबाइल में। यहां पर देखो, सम्राट और आपको क्या क्या उपाधि धारण की गई है वो। अब हम जब अशोक की बात करते हैं, मौर्यन एम्पायर की बात करते हैं, तो प्रियदर्शनी अशोक ना बोला जाता है। तो ए का तो आपका सेकंड हो गया। अरे ये तो बहुत ही आसान था, जैसे ए का सेकंड लगाए सीधे आंसर आपको मिल गया, सी आपका सही उत्तर। लेकिन हम और देखेंगे, जब हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो पर क्रमांक याद रखिएगा, पर क्रमांक, ठीक है। समुद्रगुप्त ये बी का फर्स्ट, ठीक है। चंद्रगुप्त मैंने आपको बताया, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा जाता है। तो टाइटल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये देखो एविडेंस है ये, ठीक है। तो याद रखना किसको क्या कहा जाता है। क्रमादित्य किसे बोला जाता है बताइए? स्कंदगुप्त को। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को पर क्रमांक, ठीक है। ये देखो, ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी हो गई। अभी देख लो, आगे बढ़ते हैं। अभी इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, कुमारगुप्त प्रथम के समय में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या बुद्धगुप्त के समय में? तो याद रखिएगा, हुणों ने आक्रमण किया है स्कंदगुप्त के समय में, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? ठीक है, देखो हुणों ने किसके समय पर आक्रमण किया है? स्कंदगुप्त महत्वपूर्ण है। अब पूछ लिया है किस इंस्क्रिप्शन से हमें यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त के समय में हुणों ने आक्रमण किया था? बताओ। भित्री स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, मंदसौर, उदयगिरी। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? वो आपका है भित्री अभिलेख, ठीक है। भित्री अभिलेख, ये देखो, ये है भित्री अभिलेख, यहां पर देख लो, भित्री अभिलेख, ठीक है। ध्यान रहेगा, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, ठीक है, सैदपुर तहसील में भित्री नामक स्थान है, जहां से भित्री स्तंभ लेख हमें देखने को मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुणों का पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरीके से पराजित हुए थे। तो स्कंदगुप्त ने उन्हें बुरी तरीके से पराजित कर दिया था।
तो पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि हुणों ने आक्रमण किसके समय में किया है, स्कंदगुप्त के समय में किया है। इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है, भित्री अभिलेख। स्कंदगुप्त ने कहा हुणों से अगर भीतर घुसने की कोशिश की तो मार दूंगा, ठीक है, काट दूंगा। तो याद रहेगा, तो भित्री अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, याद है। और भित्री अभिलेख कहां पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है परीक्षा में इस तरीके से पूछ ले, गाजीपुर जिले में। डन, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां पर स्कंदगुप्त से रिलेटेड कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेती हूं आपके साथ। स्कंदगुप्त क्रमादित्य, याद रखेंगे आप, याद रखना किसका ये टाइटल था, क्रमादित्य स्कंदगुप्त का था। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था, तो कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आते हैं, तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त। अगर इनके शासन विधि की बात करें तो यहां पर देख लो 455 से 467 ईस्वी। गढ़वा अभिलेख तथा चांदी के सिक्कों में स्कंदगुप्त की अंतिम तिथि क्या मिलती है, ये ध्यान रखिएगा, क्लास महत्वपूर्ण है। अब जहां मैंने आपको बताया है भित्री अभिलेख के बारे में, ठीक है, और जूनागढ़ अभिलेख के बारे में कि स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, वहीं पे गढ़वा अभिलेख भी लिख लो, कभी पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 1467 तक इन्होंने राज्य किया था। गुप्त शासन स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख। याद जरूर रखना जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की प्रारंभिक तिथि 455 ईस्वी का उल्लेख मिलता है, 455 का उल्लेख मिलता है, तो 455 बोल दो, जो तुम्हें मन करे वो बोल दो, तो जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। स्कंदगुप्त द्वारा निर्मित जूनागढ़ अभिलेख किस स्थल से प्राप्त किया गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख कहां पर है, गुजरात में, सौराष्ट्र में, याद रखिएगा। स्कंदगुप्त द्वारा हुणों की पराजय की सूचना हमें कहां से मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, ध्यान रहेगा, ठीक है। पेपर में जूनागढ़ दे दे, भित्री दे दे, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यार ये तो पढ़ा ही नहीं, ये मत करिएगा। स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में किस राज्यपाल को नियुक्त किया था, ठीक है। हुणों को पराजित करने के बाद सौराष्ट्र में स्कंदगुप्त ने किसे राज्यपाल बनाया था, तो याद रखिएगा पर्णदत्त को, महत्वपूर्ण है, ठीक है। हुणों को पराजित करने के बाद इन्होंने सौराष्ट्र का प्रांत का राज्यपाल किसे बनाया था, पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसने सुदर्शन झील बांध का पुनर्निर्माण कराया था, तो ये याद रखिएगा गिरनार के पुरपति चक्रपालित ने, ठीक है। ये भी नया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी परीक्षा में पूछा गया रहा होगा। किस ज्ञान ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद गद्दी में बैठे थे, तो ये आर्य मंजूश्री मूल कल्प में मिलता है इसका एविडेंस, ठीक है, कि जो स्कंदगुप्त थे वो कुमारगुप्त के बाद गद्दी में बैठे थे, तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प में इसका एविडेंस मिलता है। सर्वाधिक हुण आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुए थे, स्कंदगुप्त के। हुण मूलतः कहां के निवासी थे, ये मध्य एशिया के निवासी थे, ठीक है। हुणों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था, आप बताएंगे स्कंदगुप्त। लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा कि हुणों के आक्रमण का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से इसका साक्ष्य मिलता है। जूनागढ़ गुजरात में, सौराष्ट्र में है, ठीक है। हुणों के आक्रमण के बाद, उनको पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने किसे सौराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया था, तो पर्णदत्त को किया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रही हूं आपको। क्लियर हो गया, तो ये याद रखिएगा। यहां पर जूना नहीं, यहां भित्री स्तंभ दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलो आगे देखें अगले प्रश्न को। हाँ, यहाँ पे अगला प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन नितांत केंद्रित था, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। जब मैंने अभी आपको एडमिनिस्ट्रेशन बताया था, प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बताया था, तो क्या आपको कहीं लगा कि इनका जो प्रशासन था वो केंद्रित था, राजा ही सारा कंट्रोल किया हुआ? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जब समुद्रगुप्त के अभियानों को आप देखते हैं तो वो तो दक्षिण के राज्यों को, राजाओं को पराजित करने के बाद उनको उनका राज्य वापस देकर, उनको अपने अधीन करके वो लौट आते हैं, ठीक है। तो बहुत केंद्रित नहीं था इनका प्रशासन, ये याद रखिएगा। तो ये उनका प्रशासन नितांत केंद्रित था नहीं। अभी हमने देखा ग्रामिक, विषपति सब डिस्कस किया ना, तो केंद्रित नहीं था।
तो 2 आपका गलत हो जाएगा। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। उत्तर सही क्या है? 1 और 3। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, इसको देख लें। ठीक है, चलो ये मैंने आपको बता दिया है। कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता है। कपिल यह बताते हैं किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी सत्ता द्वारा नहीं। ठीक है, यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ 2020 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्ति युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है, सांख्य दर्शन। तो याद रखिएगा, सांख्य दर्शन, महर्षि कपिल का नाम याद रखिएगा। ये दैवीय शक्तियों की बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि यह दर्शन युक्ति युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास रखता है। आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़े, यह आखिरी प्रश्न था। तो अब सुन लो थोड़ी सी मेरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ पर नहीं है और मुझे आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम भाग की बात करते हैं, पूछा जाता है टैक्सेस के बारे में, तो पूछा जाता है भाग के बारे में, ठीक है, भोग के बारे में। थोड़ा सा सुंदर लिख दो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। लिख देती हूं, फिर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है क्लास, ध्यान दीजिएगा। भाग, भोग, बलि, ठीक है, फिर भाग, भोग, बलि, उपारिका, ठीक है, ये एक्स्ट्रा टैक्स हुआ करता था। ठीक है, बलि जो है ये कंपल्सरी ऑफरिंग हुआ करती थी, कह सकते कंपल्सरी टैक्स हुआ करता था। भोग जो था ये गिफ्ट कुछ दिया जाता था जो राजा को, और भाग जो था वो 1/6 जो भी प्रोड्यूस होता था उसका। लिख लीजिए, जब हम भाग की बात करते हैं तो जो भी प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 पार्ट एज अ टैक्स के रूप में देना पड़ता था भाग में। ठीक है, भोग मतलब जैसे कुछ गिफ्ट ऑफरिंग जो दी जाती थी। बलि जो थी वो कंपल्सरी टैक्स हुआ करता था, बोला जाता है कंपल्सरी ऑफरिंग हुआ करती थी। ठीक है, उपारिका की बात अगर हम करेंगे तो ये एक्स्ट्रा टैक्स, जैसे सेस कुछ हो गया इस तरीके से। ये लिख लीजिए, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न बनता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। क्लास में थोड़ा सा साइड में हो जाती हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्न भी, टैक्स से रिलेटेड प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो याद रखिएगा, जब बलि की बात करेंगे तो जो बलि है वो अनिवार्य भेंट है। ठीक है, अनिवार्य कर, कंपल्सरी ऑफरिंग की बात की गई है। भाग उपज का 1/6 भाग। ठीक है, भोग उपहार जो गिफ्ट दिया जाता था, मैंने लिखा है, आप हिंदी में भी लिख लीजिए। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं यहां पर एक चीज और लिख लीजिए आप लोग, पूछा जाता है हलीवर, हलिवकर, ठीक है, हलीकर, हली जिससे खेती की जाती है, हली कर, जो हल पे जो टैक्स लिया जाता था उसे कहा जाता है। लिख लो क्लास, लिख लो एक बार, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, वो आपको क्या याद रखना है, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, नालंदा की जब हम बात करते हैं तो नालंदा के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को। ठीक है,
यहाँ पर मेंस में आंसर किस तरीके से लिखना है आपको बताया जाएगा, प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एंटायर कोर्स है ये, पूरा फाउंडेशन कोर्स है ये आपका। तो अगर इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सी सैट के लिए सेपरेट बैच, ठीक है, मेंस में आंसर कैसे लिखना है सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी क्लास। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूंगी कि आज 38 मॉक टेस्ट के पहले 37 मॉक टेस्ट जरूर देखिएगा, दोनों को देखेंगे तो गुप्ता पीरियड से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग गुप्ता पीरियड, मॉडर्न पीरियड, सातवाहन सब डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करती हूँ, मैंने आप लोग से सुंगा डायनेस्टी के बारे में, सुंग डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने कुषाण डायनेस्टी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। हमने सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड प्रश्नों को नहीं किया है। अगर आपने पढ़ाई की होगी ढंग से तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड प्रश्नों को देख लेंगे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के जो मैप के जो क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्लस पॉलिटी का एक छोटा सा सेक्शन हम लोग ले लेते हैं। कौन सा सेक्शन ले लेते हैं, प्रीएम्बल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा 39, उसमें सातवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड प्रश्नों को कराऊंगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड प्रश्नों को कराऊंगी और प्रीएम्बल से, प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों को क्या काम करना है, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैम आने वाले टेस्ट में इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊं कि आपके लिए ये टेस्ट यूजफुल रहे, ठीक है। चल अब आज के सेशन को एंड करते हैं। क्लास खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, मेहनत करो, पुट योर 100%। अगर युद्ध में उतरे हो तो पूरी ईमानदारी के साथ उतरो। ऐसा नहीं कि नहीं मन कर रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। विद्यार्थी जीवन जो होता है थोड़ा कठिन होता है, तो संयम तो बरतना पड़ेगा आपको विद्यार्थी जीवन में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए। जिस भी टॉपिक में दिक्कत है ऐश्वर्या मैम को बताओ, आने वाली क्लासेस में उन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा मेरे माध्यम से। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।